नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइंस के 100 एमसीक्यू सुपर फास्ट स्पीड में लेकर आया हूं। बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा। यदि आपको पता है तो उनके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। 100 क्वेश्चन है, बिल्कुल फुल स्पीड में। पहला क्वेश्चन देखिए, ऊंचाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अल्टीमीटर का यूज करते हैं ऊंचाई मापने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एक्टिनोमीटर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। समुद्र की गहराई को मापने के लिए किस ध्वनि तरंग का यूज किया जाता है? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? समुद्र की गहराई आपका सोनार से मापा जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करके सोनार और रडार का फुल फॉर्म बताइए यदि आपको पता है, वीडियो पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर। थर्मोस्टेट का क्या काम रहता है? तो थर्मोस्टेट का काम रहता है तापमान को स्थिर रखना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसने दिया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत ऑप्शन नंबर सी आइंस्टाइन ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ये रहा आपका नंबर क्वेश्चन नंबर 6। लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग का सिद्धांत दिया था, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि एक अभिलक्षणता तारत्व पिच किस पर निर्भर करता है? तो सही आंसर है पिच आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। पिच मोटी होगी या पतली, डिपेंड करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी पर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वक्रता के केंद्र पर बनेगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अनंत होती है, याद रखिएगा समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर अगला 10 देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10। जल से भरे एक बीकर में एक सिक्का ऊपर उठा प्रतीत होता है, यह परिघटना किस गुण के कारण होती है? तो यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर बी यहां पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 11। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। एक सांवली त्वचा का व्यक्ति एक गोरी त्वचा के व्यक्ति की तुलना में क्या अनुभव करेगा? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अधिक गर्मी और कम सर्दी। जहां पर अधिक गर्मी पड़ती है तो आपके शरीर में मेलानिन रहती है, वो ज़्यादा रिलीज हो जाती है, तो आपकी त्वचा सांवली हो जाती है। और अधिक गर्मी और कम सर्दी सर्दी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि एक पिंड सरल आवर्त गति से गतिशील हो तो वेग एवं त्वरण में कालांतर, फेस डिफरेंस कितना होगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा करेक्ट 90 डिग्री होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट 90 डिग्री होगा, एक तरफ वेग और 90 डिग्री से त्वरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। मोटर कार में शीतलन तंत्र रेडिएटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडिएटर एक कूलिंग सिस्टम होता है जो काम करता है संवहन पर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 14। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 14 में, पढ़िए एक बार। अत्यधिक ऊंचाइयों पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर क्यों बेहतर है? तो अत्यधिक ऊंचाई पर भोजन बनाने के लिए प्रेशर कुकर बेहतर होता है क्योंकि निम्नतर वायुमंडलीय दाब के कारण, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद दिला दूं, एक बार देख लीजिए वीडियो को लाइक किया या नहीं। आपको 100 क्वेश्चन कराने वाला हूं तो प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा, लास्ट में आप भूल जाएंगे। जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में से निकाला जाता है तब उसके बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी पृष्ठ तनाव यहां पर सही आंसर हो जाएगा। वर्षा की बूंदें गोल होती हैं, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण। लिक्विड में एक कारण होता है कि वो अपने आप को कम से कम जगह घेरने की कोशिश करती है, इसलिए ये कारण जो है आपका पृष्ठ तनाव सही आंसर हो जाएगा। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होगा? तो कब होगा? यहां पर सही आंसर हो जाएगा जब वह एक पैर की पाद अंगुली पर खड़ा होगा, तब यहां पर बिल्कुल सबसे ज्यादा दबाव लगेगा, प्रेशर लगेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश के
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया है श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा सही? इस क्वेश्चन का आंसर है प्रकाश प्रकीर्णन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यदि आप में से किसी को पता है कि किस सन में दिया गया है इनको नोबेल पुरस्कार तो जरूर कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? तो क्रिस्कोग्राफ का आविष्कार आपका जेसी बोस, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जेसी बोस। क्वेश्चन नंबर 20 देख लो, 0 डिग्री पर पादर मतलब मरकरी के 760 mm कॉलम द्वारा लगने वाला दाव क्या कहलाएगा? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका एक एटमॉस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपका रेलवे में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21, लाल ग्रह या फिर रेड प्लेनेट के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा मंगल, ठीक है। आपको मुझे बताना है शुक्र ग्रह को क्या क्या कहा जाता है, शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो भैया पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर 365.25 दिन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 में आपसे क्या पूछा गया है? 23 में आपसे पूछा गया है रेडियोधर्मिता किससे नापी जाती है? तो रेडियोधर्मिता को नापने के लिए आप यूज करते हैं गीगर मूलर काउंटर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गीगर मूलर काउंटर। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, ये आपके लिए, मीथेन गैस किसके वायुमंडल में उपस्थित है? तो मीथेन गैस यहां पर सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 25वां आ गया आपके लिए, हाँ बिल्कुल। 25 में पूछा गया एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी क्या है? तो एक खगोलीय इकाई के बीच की औसत दूरी कहलाती है जो कि आपके सूर्य से लेकर आपकी पृथ्वी तक की जो दूरी होती है उसको खगोलीय दूरी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर मतलब सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर 26 आ गया। आपको बताना है ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एस चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर प्रभावी बोलते हैं उसको, याद रखना, ठीक है। आपको बताना अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिकी विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आकाशीय पिंड के अध्ययन करने वाले शाखा को कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी? तो कॉस्मिक किरणों की खोज का श्रेय जाता है आपका विक्टर हैस, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 28 माफ कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 29 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया रडार के आविष्कारक कौन थे? तो रडार के आविष्कारक आपके रॉबर्ट वॉटसन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछा गया गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक आपके न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, न्यूटन महोदय थे, याद रखना, ठीक है। पृथ्वी की अपेक्षा चांद का गुरुत्वाकर्षण बताओ, चांद पे कितना है और पृथ्वी पर कितना है, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। चांद और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में क्या संबंध है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार एल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने किसकी खोज की थी? तो एल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। इन्हीं के नाम पर नोबेल पुरस्कार का जो है स्टार्टिंग हुई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आपसे पूछा गया है टेलीविजन के बारे में, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जे.एल. बेयर्ड, जॉन लोगी बेयर्ड इनका पूरा नाम है, क्या नाम है? जॉन लोगी बेयर्ड, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, भैया राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया? तो राइट ब्रदर को जानते हो, उन्होंने किया था विमान का आविष्कार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, विमान का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कौन से नंबर का आ गया? 34। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था, आपको बताना है। तो एक्सरे का आविष्कार रॉन्टजन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं भैया, बोर मत होना, पूरा वीडियो देखना, हम इतनी मेहनत से बना रहे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में लेके आए, एमसीक्यू बनाने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। परमाणु बम का विकास किसने किया? यहां पर सही आंसर हो जाएगा जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। और एक बार और बोल रहा हूं, यदि अभी तक आप वीडियो देख रहे हो और लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर कर देना यार,
शेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, 36 में क्या पूछा गया है, प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया था? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास आपका वर्सन वॉन ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ वर्नस वॉन ब्राउन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37, हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का जो विकास किया था ना, एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, एडवर्ड टेलर को याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो जो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी होता है, नोल और रुस्का, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, नोल और रुस्का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लो, क्वेश्चन नंबर 39, स्कूटर के आविष्कारक किसको माना जाता है? तो ब्रॉड शॉ, ऑप्शन नंबर ए है ना, स्कूटर का माना जाता है ब्रॉड शॉ को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 40, सापेक्ष आर्द्रता किससे नापी जाती है? तो सापेक्ष आर्द्रता नापने के लिए आपका मीटर होता है, सही आंसर है हाइग्रोमीटर, ग्रो, ठीक है, क्लियर, ह्यूमिडिटी ग्रो हाइग्रो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो होलोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए, होलोग्राम देखा है आपने, प्रोडक्ट का होलोग्राम आता है कि आप हमारा होलोग्राम मार्क देखकर ही ले, वो आपका 3D इमेज रहती है। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है, यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? तो यहां पर सही आंसर है आपके एडविन हब्बल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने कहा था कि भैया जो आपका ब्रह्मांड है वो प्रसारित हो रहा है। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया है? तो ग्रहों की गति का नियम केपलर महोदय, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, मिस्टर केपलर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉपरनिकस, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। कई जगह आपको गैलीलियो भी देखने मिल जाएगा, बहुत ज्यादा इसमें डाउट है, लेकिन आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, रेलवे PSC ने ऑप्शन नंबर सी लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, वायुमंडल में, पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन, और हमारे शरीर में कौन सा पाया जाता है? ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे, ठीक है। हमारे शरीर के अंदर कौन सा पाया जाता है, कमेंट करना। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत यहां पर नाभिकीय संलयन, माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन। तारों और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है संलयन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए जो प्रयुक्त उपकरण उसको क्या बोलते हैं? तो तारे का या फिर आकाशगंगा का व्यास मापना है, ये क्वेश्चन हो सकता है कई लोगों ने पहली बार देखा हो, इंटरफेरोमीटर, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका, कौन से दो ग्रह हैं जिनकी कोई उपग्रह नहीं है? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, कौन से दो ग्रह हैं जिनका उपग्रह नहीं है। इससे मुझे यह भी पता चलेगा कितने लोग सिंसियर होके वीडियो अभी तक देख रहे हैं, ठीक है। कमेंट जरूर करो, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो, जल्दी से कमेंट लिखो क्या आंसर सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो सबसे अधिक उपग्रह किसके हो जाएंगे? यहां से आंसर है बृहस्पति और शनि, इनमें कंपटीशन चल रहा है, लेकिन अभी बृहस्पति आगे निकल गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 50, किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है भैया? तो भोर का तारा आपको शुक्र को कहा जाता है। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन पूछा था शायद स्टार्टिंग में ही कि शुक्र ग्रह के बारे में बताइए क्या क्या कहा जाता है उसको, है ना, शुक्र ग्रह को। तो भोर का तारा आपको ऑप्शन में आ ही गया एक क्वेश्चन। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में चक्कर लगाता है? तो यहां पर सही आंसर है भैया बुध ग्रह लगाता है 88 दिन के अंतर सूर्य के चक्कर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूर्य की सतह पर तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का जो तापमान यदि आप नापने बैठोगे ना तो 5800 सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट आपका जो तारा रहेगा वो है आपका प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 54 पे आ गए हैं। 54 में पूछा गया नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज की थी गैले महोदय ने, ऑप्शन नंबर ए में जो नाम लिखा है ना आपको गैले, इन्होंने की थी, गैले महोदय ने। अगला क्वेश्चन है 55,
सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो सबको पता है बच्चे बच्चे को कि जो बुध ग्रह है सूर्य के बिल्कुल पास में है ना, बिल्कुल। हाँ, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन पूछा है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो बुध ग्रह, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबको पता है बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 58। हैली का धूम केतु सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में करता है? तो ये हैली का जो धूमकेतु है ये करता है आपका 76 वर्षों में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मतलब कितना दूर है आप समझ सकते हो। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो सबसे पहले चांद पर कदम रखने का श्रेय जाता है हमें 1969 ईस्वी में। आपको बताना है सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा। तुरंत वीडियो को रोकिए, कमेंट करिए पहले, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों में से 90% लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा। वीडियो को रोक के जल्दी से कमेंट करके बताइए सबसे पहले चांद पर कदम किसने रखा था। मनुष्य की बात कर रहे हैं ना। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? करोड़ों बार पूछा गया ये क्वेश्चन और करोड़ों बार आपका ऑप्शन आंसर आता होगा काला, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है भैया? तो सही आंसर प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। सबसे कम जो है आपका, सबसे अधिक प्रकीर्णन हो जाता है नीले कलर का, बैगनी कलर का और आपका जो स्टार्टिंग के 3 कलर होते हैं उनका हो जाता है जामुनी कलर का। तो आकाश नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 62, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण या फिर डिफ्यूजन का कारण बताइए। तो प्रकाश के डिफ्यूजन का कारण क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही आंसर है आपका धूल कण, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समुद्र नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण क्या है कि भैया आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला दिखाई देता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है भाई? तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देने के कारण प्रकीर्णन ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है समुद्र के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो भैया बहुलित अपवर्तन, उसके बाद परिक्षेपण हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। इससे क्या होता है? साबुन के पतले झाग में, तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों को, या फिर आप कोई भी, आपने याद है मेले में खरीदा होगा, उसमें डिटर्जेंट रहता है, दबा के वो फूकते हैं तो वो गोल गोल बुलबुले निकलते हैं, उसको आप धूप में देखोगे तो वो भी आपको कलरफुल दिखाई देंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा है 67 में मोटर कार में पश्चिम दृश्य पीछे देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है? सबको पता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो 68। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लेते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण का काम लेते हैं। 69 क्वेश्चन नंबर, मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है मेरे दोस्त? तो मानव आंख की रेटिना पर आपका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो मुझे कमेंट करके जरूर पूछना, मैं आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितना दर्पण चाहिए? तो 1.5 मीटर लंबा हो तो 0.75 मीटर कम से कम चाहिए। अच्छा, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? कमेंट करो, 1 मीटर में कितना फुट या कितना फिट, जो भी आप फिट बोलते हो या फुट बोलते हो, 1 मीटर में कितने फिट होते हैं आपको बताना है कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखो 71। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो पॉजिट्रॉन की खोज आपका यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? 71 है आपका। हाँ, तो यहाँ पर सही आंसर है आपका एंडरसन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एंडरसन महोदय ने पॉजिट्रॉन की खोज की। 72। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या आपकी ऑप्शन नंबर बी 1 है, केवल 1, है ना। क्वेश्चन नंबर 73। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी ए, ऑप्शन नंबर ए, थॉमसन महोदय ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है भैया ग्रेफाइट को, ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट महोदय को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। परमाणु पाइल या फिर एटॉमिक पाइल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 76 देख लेते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है भैया? तो क्यूरी जो है आपकी रेडियो एक्टिव
धर्मिता ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबको पता है क्यूरी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखो, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रित विखंडन, जो विखंडन आप नियंत्रित करते हो ना, विखंडन होता है, उसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखना। 78, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल D2O का प्रयोग क्यों किया जाता है? किस चीज के लिए? मंदक के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, D2O ड्यूटीरियम ऑक्साइड इसका नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा 79 क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि द्रव ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्षण है? तो द्रव ऊर्जा संबंध आपका सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? आपसे बोला था रडार का फुल फॉर्म, यदि नहीं पता तो कमेंट में लिखिए, नहीं पता मैं आपके कमेंट के नीचे सही आंसर बता दूंगा, और पता है तो ज़रूर कमेंट करना। इससे हमें आइडिया लगता है कि आप लोगों ने कितना पढ़ा, कितना देखा, कितना समझा। जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो सोनार आपको थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, नौ संचालन, ऑप्शन नंबर डी, है ना, पानी की गहराई में कोई चीज़ ढूंढने के लिए। 82, केल्विन मान में मानव शरीर का तापमान कितना होना चाहिए? तो केल्विन में होता है भैया ऑप्शन नंबर डी। अब आप मुझे सेल्सियस में बताओ और फ़ारेनहाइट, इन दोनों में से किसी एक में ही बता दो, चाहे तो सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में, आपको जिसमें पता हो मानव शरीर का टेम्परेचर बताना। ठीक है, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मापियों में एक सा ही रहता है? तो ये क्वेश्चन कई बार आया है। मैंने आपको बताया कि ऑप्शन नंबर ए -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 84, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम क्या होता है? तो यहाँ पर देखो फ़ारेनहाइट में तो मैंने ही बता दिया, अब सेल्सियस में आप बता देना। फ़ारेनहाइट में होगा ऑप्शन नंबर ए 98 फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में बता दो अब आप। ठीक है, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर तापमान क्या होता है? लो भैया, सेल्सियस का भी क्वेश्चन आ गया, ये बात। ऑप्शन नंबर ए 37 डिग्री सेल्सियस होता है। चलो आपसे एक नया क्वेश्चन पूछते हैं, अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। मनुष्य के शरीर में न्यूनतम ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए? अभी देख रहे हैं ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, कितने से कम हो जाए तो आपको लगेगा कि भैया ऑक्सीजन लेवल कम हो गया? बताना। चलो मैं ऑप्शन देता हूँ आपको, 98, 96, 94 और 92। इनमें से मुझे बताना कि कितने पर आपका ऑक्सीजन लेवल कम माना जाए, किससे नीचे जाने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 86, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को छूने पर लोहे का गुटका क्यों ज़्यादा ठंडा लगता है? सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर बी। लकड़ी की तुलना में, जो लकड़ी का गुटका होता है ना, उसकी तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्वेश्चन नंबर 87, आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संवहन। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा है। 88, ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह क्यों दी जाती है? तो भैया ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, दैट्स वाई बोलते हैं भैया सफ़ेद पहनो, सफ़ेद, है ना। अगला क्वेश्चन देखो 89, ठोस कपूर को कपूर वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो भैया ठोस कपूर को यदि आप कपूर वाष्प में बदलने जाएंगे तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? इनमें से कोई नहीं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि वो क्या कहलाता है। बिल्कुल इजी है, ये क्वेश्चन आप लोग 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कमेंट करके बता पाओगे? ज़रूर बताना। ठीक है, देखते हैं किस किस को पता है। क्वेश्चन नंबर 90, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो द्रव का क्वथनांक से पूर्व वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 91, आपको बताना है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगेगा? तो पहाड़ों पर तापमान यदि आपका 100 डिग्री से कम होगा उसी पर पानी उबलने लगेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92, उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक हाथ क्यों जल जाता है? आपको ये बताना है। तो भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होगी, है ना। 93 देख लो, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रतिपादित करता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 94, प्रकाश तरंग किस प्रकार की है? तो यहां से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अनुपस्थित तरंग है प्रकाश तरंग। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 95,
प्रकाश का विकिरण की प्रकृति कैसी होती है, क्या होती है? तो सही आंसर है तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। प्रकाश तरंग भी है, दोहरी प्रवृत्ति वाला है प्रकाश, है ना, दोहरी प्रवृत्ति अपनाता है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? तो भैया माध्यम में तापमान वृद्धि करोगे तो प्रकाश की गति भी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। 97, 3 क्वेश्चन और बचे हैं, देखते हैं कितने लोग पूरे क्वेश्चन देख पाते हैं। मुझे कमेंट करके जरूर बताना जिसने पूरा वीडियो देखा, ठीक है। देखता हूं कितने लोग हैं जो रेगुलर बिल्कुल शिद्दत से आधे घंटे बैठ पा रहे हैं। चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है कब? जब सूर्य ग्रहण होता है। तो सूर्य ग्रहण में ऑप्शन नंबर ए यह आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सूर्य ग्रहण है तो भैया पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाएगा। चंद्र ग्रहण है तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाएगा। जो बीच में आता है उसके अपोजिट वाला ग्रहण होता है। अब चंद्र ग्रहण में मैंने क्या बताया, जो बीच में आता है उसके अपोजिट वाला ग्रहण, मतलब यदि सूर्य आ गया बीच में तो चंद्र ग्रहण। और ये कब होता है? तो यहाँ पर आपको आंसर सही हो जाएगा पूर्णिमा के दिन, ठीक है, पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई घड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है? तो ऑप्शन नंबर सी अपवर्तन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आपका आखिरी प्रश्न, पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट। मुझे पढ़ाने में मजा आया होगा, आपको पढ़ने में भी उतना ही मजा आया होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ना। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? तो सही आंसर है परावर्तन एंड अपवर्तन। अब ये बताओ क्वेश्चन कैसे लगे, प्लीज कमेंट कर देना। वीडियो पूरा किस किस ने देखा कमेंट करना, ठीक है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो कैसा लगा? आपको ऐसे ही वीडियो और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर वीडियो अच्छे हैं, ऐसे 100 क्वेश्चन के लाता रहूंगा। लेकिन आप लोग देखेंगे तब, शेयर करेंगे तब। जिसने पूरा वीडियो देखा प्लीज आप तो कम से कम शेयर कर देना मेरे दोस्त, 1-2 ग्रुप में तो शेयर कर ही दो, 1-2 दोस्तों ही को भेज दो, आपके साथ वाले जो पढ़ रहे हैं उन्हीं को भेज दो, बोल दो भैया पढ़ लो, 100 क्वेश्चन इतनी जल्दी करा दिए, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। आप सभी का दिन शुभ रहे।